सोचिए, मई 2026 का वक्त है। अचानक एक खबर आती है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक क्रूज शिप पर मल्टी कंट्री हंटर वायरस क्लस्टर सामने आया। इसने साफ कर दिया कि जूनोटिक डिजीजेस का खतरा अब किसी बॉर्डर को नहीं मानता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि ऐसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को वक्त रहते आखिर कैसे रोका जा सकता है और फील्ड डेटा इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार कैसे बनता है। चलिए डीप डाइव करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 890। पिछले 30 सालों में 1993 से 2023 तक यूनाइटेड स्टेट्स में हंटा वायरस के सिर्फ 890 लैब कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट किए गए। सुनकर लगता है ना कि खतरा उतना बड़ा नहीं है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। साउथ अमेरिकन स्ट्रेन्स, खासतौर पर जो एंडीज वायरस है, वो एक अलग ही लेवल का डेंजर पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेन्स इंसान से इंसान में यानी पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं। ये एक ऐसी खासियत है जो इस वायरस को एक छोटी लोकल प्रॉब्लम से सीधा एक ग्लोबल थ्रेट बना देती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन बीमारियों को एक बड़ा क्लस्टर बनने से पहले ही कैसे रोका जाए? असली चुनौती यानी रियल प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड डेटा, मतलब रोडेंट्स की जानकारी, मौसम का हाल, आबादी का डेटा, ये सब अलग अलग जगह बिखरा पड़ा है। अगर पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स और ग्राउंड पर काम करने वाले रिसर्चर्स इस बिखरे हुए डेटा को एक साथ जोड़ लें, तो सच में किसी भी आउटब्रेक को उसकी शुरुआती स्टेज में ही खत्म किया जा सकता है। और इस बिखरे हुए डेटा को जोड़ने के लिए आज इस विश्लेषण में हम एक 4 स्टेप का टैक्टिकल प्लेबुक डिस्कस करेंगे। पहला, होस्ट की पहचान करना। दूसरा, एंथ्रोपोफाइज्ड हैबिटेट्स की मैपिंग। तीसरा, पर्यावरण में आ रहे चेंजेस को ट्रैक करना। और चौथा, डेटा के आधार पर प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करना। तो चलिए प्लेबुक के पहले स्टेप पर आते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द होस्ट, यानी रेजर्वोयर और स्पिल ओवर स्पीशीज के बीच का फर्क समझना। देखिए, किसी भी सटीक हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले दुश्मन की सही पहचान होना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 टर्म्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, रिजर्वोयर और स्पिलओवर होस्ट्स। रिजर्वोयर होस्ट्स वो होते हैं जिनमें पैथोजन लंबे समय तक स्टेबली मेंटेन होता है, मतलब वायरस उनकी आबादी में लगातार जिंदा रहता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिलओवर होस्ट्स में इन्फेक्शन बस इंसिडेंटल होता है, बाय चांस। ये आपस में बीमारी को लंबा नहीं फैलाते। तो अगर एक इफेक्टिव सर्वेलेंस करनी है तो फोकस हमेशा इन ट्रू रिजर्वॉयर्स पर होना चाहिए, वरना पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज गलत जगह खर्च हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, साइंस हमेशा अपडेट होती रहती है, इसलिए फील्ड स्ट्रैटेजीज को भी लगातार बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए इस रीसेंट टैक्सोनॉमिक अपडेट को ही ले लीजिए। एक रोडेंट है ऑक्सीमिक्टीरियस नसूतस। इससे पहले एक प्राइमरी रिजर्वॉयर माना जाता था, लेकिन नए डेटा से पता चला कि ये जुकीटिबा जीनोटाइप के लिए सिर्फ एक सेकेंडरी स्पिलओवर होस्ट है। अब सोचिए, ऐसे साइंटिफिक अपडेट्स कितने जरूरी हैं। ये ग्राउंड टीम्स को गलत डायरेक्शन में मेहनत और पैसा वेस्ट करने से बचा लेते हैं। अब अगर हम साउथ अमेरिका में सिग्मोडेंटाइने रोडेंट्स की डाइवर्सिटी पर नजर डालें तो इस टेबल में ओलिगोराइजोमाइस लॉन्गिकॉर्डेटस का नाम काफ़ी अहम है। ये मुख्य रूप से एंडीज माउंटेन्स के इलाके में मिलते हैं और बेहद जानलेवा एंडीज वायरस के प्राइमरी कैरियर हैं। इस तरह की डिटेल्ड डेटा मैपिंग होने से ऑफिशियल्स को ठीक पता चल जाता है कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में किस स्पेसिफिक प्रजाति पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लेबुक के दूसरे स्टेप पर। स्टेप 2, मैप एंथ्रोपाइज्ड हैबिटेट्स, यानी हमारा बदलता हुआ मैदान जंग। होता क्या है कि प्रकृति में जो बदलाव आते हैं वो इन वायरल होस्ट को सीधा इंसानों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आप इस मैप में सदर्न साउथ अमेरिका के डाइवर्स इको रीजन्स को देख सकते हैं, पैटागोनियन स्टेप से लेकर ह्यूमिड पैम्पास तक। ये सभी बिल्कुल अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट है, और यही हेट्रोजीनियस नेचुरल हैबिटेट्स तय करते हैं कि किस स्पेसिफिक जगह पर कौन सा वायरल जीनोटाइप परसिस्ट करेगा और फैलेगा। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन नेचुरल हैबिटेट्स में एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स एंटर करते हैं, यानी इंसानी दखल, खेतीबाड़ी, जंगलों की कटाई, माइनिंग और शहरों का फैलाव। ये गतिविधियां एक पूरे जंगल के छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। और हैरानी की बात देखिए, यही खंडित या फ्रैगमेंटेड एनवायरनमेंट इन डेंजरस रेजर्वोयर स्पीशीज के फलने फूलने के लिए सबसे अनुकूल और परफेक्ट जगह बन जाते हैं। इसका एक बिल्कुल रियल ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है। रोजा रूबिजिनोसा नाम का एक एग्जॉटिक नॉन नेटिव प्लांट है जिसे बाहर से लाकर उगाया गया। हुआ ये कि ये पौधा रोडेंट्स के लिए एक बेहतरीन खाने और छुपने की जगह बन गया। इसने नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल को पूरी तरह बिगाड़ दिया
और रोडेंट्स की आबादी को आर्टिफिशियली बूस्ट कर दिया, जिसका नतीजा उस एरिया में जूनोटिक इन्फेक्शन का खतरा अचानक से कई गुना बढ़ गया। मूविंग ऑन टू स्टेप 3 ऑफ आवर प्लेबुक। स्टेप 3, ट्रैक एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी मौसम और क्लाइमेट के बदलते फैक्टर्स को एनालाइज करना। कभी आपने सोचा है कि अचानक से किसी साल रोडेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? इसके पीछे एक पूरी इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन काम करती है। देखिए, बारिश ज्यादा होगी तो पौधे ज्यादा उगेंगे, यानी रोडेंट्स को खाना ज्यादा मिलेगा। अगर तापमान गिरता है तो वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है, और एल नीनो या एंटार्क्टिक ऑसिलेशन जैसे मैक्रो वेदर इवेंट्स से अचानक वेजिटेशन पल्सेस आते हैं। बस इसके बाद रोडेंट्स की आबादी में एक मैसिव बूम आता है और अल्टीमेटली इन्फेक्शन स्पाइक्स इंसानों तक पहुंच जाते हैं। अब वाइल्ड रोडेंट्स के अंदर आपस में बीमारी फैलती कैसे है, इस पर गौर किया जाए तो ग्रैन्युलर डेमोग्राफिक डिटेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जो उम्रदराज नर रोडेंट्स होते हैं, यानी ओल्डर मेल्स, उनमें इन्फेक्शन रेट सबसे हाईएस्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। उनकी आपस की लड़ाई और इस टेरिटोरियल अग्रेशन की वजह से ही ये वायरस जंगलों में आग की तरह तेजी से फैलता है। और अब हम आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, स्टेप 4, प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट, बिखरे हुए हेट्रोजीनियस डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करना। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इन सभी बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक ऐसी ढाल तैयार की जाती है जो आने वाले किसी मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को रोक सके। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वर्कफ्लो 4 हिस्सों में चलता है। पहला, रिजर्वायर वाली जगहों की पहचान। दूसरा, मौसम के बदलावों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। तीसरा, आबादी के सोशियो डेमोग्राफिक खतरों का आकलन करना। और चौथा, टारगेटेड इंटरवेंशंस डिप्लॉय करना। इस अप्रोच से हेल्थ ऑफिशियल्स किसी आउटब्रेक के शुरू होने से पहले ही उसे काउंटर करने के लिए रेडी रह सकते हैं। लेकिन यहां एक बात एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ रोडेंट्स और मौसम को ट्रैक करना काफी नहीं है। बायोलॉजिकल ट्रैकिंग को हमेशा ह्यूमन बिहेवियर और सोशल डेटा के साथ लेयर करना पड़ता है, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में रहना, खेतीबाड़ी से जुड़े काम करना, घरों की खराब हालत और स्पेसिफिक सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जब तक इस ह्यूमन एलिमेंट को डेटा मॉडल में नहीं जोड़ा जाता, तब तक किसी कम्युनिटी की असली वल्नरेबिलिटी को समझना लगभग नामुमकिन है। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये कोट बिल्कुल ठीक कहता है। इकोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च को लॉन्ग टर्म फील्ड स्टडीज के जरिए आपस में जोड़ना ही आने वाले आउटब्रेक्स की भविष्यवाणी करने का सबसे ठोस तरीका है। फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन को एक रूप देना, उसे इंटीग्रेटेड मॉडलिंग में बदलना, यही डिजीज के खिलाफ हमारी सबसे प्रभावी डिफेंस स्ट्रैटेजी है। इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी ये इंटीग्रेटेड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग आने वाले किसी नए जूनोटिक स्पिलओवर से एक कदम आगे रह पाएगी? इस एक सवाल के जवाब में ही हमारी आगे की ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का पूरा राज छिपा है। डिजीज सर्वेलेंस और इन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम नेटवर्क्स को और करीब से समझना सच में अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।